नमस्ते बच्चों। इससे पहले के लेक्चर तक अपन ने ली चैटलियर प्रिंसिपल कर लिया था। जो आज का मेरा टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल की एप्लीकेशंस क्या हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल की। जो सबसे पहली एप्लीकेशंस हैं वो हम स्टडी करेंगे इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड means जो वाटर लिक्विड एंड वेपर फेज ऑफ वाटर कि इसके ऊपर अगर हम कंडीशंस को चेंज करें तो क्या इफेक्ट पड़ता है, ये इसके एप्लीकेशंस के अंदर हम पढ़ेंगे। मान लिया मैंने क्या कर दिया, पहली बात तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो वाटर लिक्विड की फॉर्म में था, ठीक है, वो वाटर किस में जा रहा है, वेपर की फॉर्म में जा रहा है। इस प्रोसेस होता क्या है, ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस होता है एंडोथर्मिक, मींस हीट को क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है। और हमने ली चैटलियर प्रिंसिपल में पढ़ा है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है किस तरफ मूव करेगा, वो एंडोथर्मिक की तरफ मूव करेगा। मींस जब मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करने से वाटर लिक्विड ज़्यादा वाटर वेपर में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं प्रेशर की बात करता हूँ कि अगर मान लो प्रेशर इंक्रीज करता हूँ, ली चैटलियर प्रिंसिपल यही है ना कि हमने जो कंडीशन अप्लाई की हैं, चेंज की हैं, उन चेंज हुई कंडीशन को कैसे अंडू कर सकता है। तो मैंने अगर मान लो प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो इस इफेक्ट को अंडू कैसे करेगा, प्रेशर को कम करके या डिक्रीज करके। अब इन दोनों साइड में से जो वेपर की साइड है या लिक्विड की साइड है, प्रेशर किस तरफ कम है, लिक्विड की तरफ। मींस जैसे ही मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है लिक्विड की तरफ मूव कर जाएगा। मींस हमारे वेपर किस में चेंज होने स्टार्ट हो जाएंगे, हमारे जो वेपर हैं वो लिक्विड में चेंज होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि लिक्विड की तरफ क्या है, प्रेशर कम है। तो प्रेशर इंक्रीज करने से अंडू कैसे करेगा, प्रेशर कम करके। और प्रेशर कम कैसे होगा कि वेपर हमारे किस में चेंज होने लग जाएं, लिक्विड में। अब एक और बात, जो बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हम प्रेशर इंक्रीज कर देंगे। ध्यान से सुनना, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है कि वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, वीपी वेपर प्रेशर किसके बराबर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तब होता है जो टेम्परेचर होता है उसे बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बट जैसे मैंने प्रेशर इंक्रीज किया, वेपर तो लिक्विड में स्टार्ट हो गए चेंज होना, ठीक है, वेपर किस में जा रहे हैं, लिक्विड में। मींस वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो गया है, क्योंकि वेपर तो है ही नहीं है, कम हो चुके हैं, तो वेपर प्रेशर कम। अब वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए, जिससे क्या हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, हमें क्या इंक्रीज करना पड़ेगा, हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। इट मींस जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है। जो सेकंड है एप्लीकेशन वो है इक्विलिब्रियम बिटवीन, जो सेकंड एप्लीकेशन है वो है इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर, कि वाटर की जो लिक्विड और सॉलिड फॉर्म है उनके बीच में जो इक्विलिब्रियम है उसको कैसे शिफ्ट करता है अगर हम टेम्परेचर प्रेशर को चेंज करते हैं। वाटर इन फॉर्म ऑफ सॉलिड एंड वाटर इन फॉर्म ऑफ लिक्विड। अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूं तो इस पे क्या इफेक्ट होता है। मान लो ये सेकंड एप्लीकेशन अपनी, कि मैंने प्रेशर इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज करने के इफेक्ट को क्या करेगा, अंडू करेगा, इक्विलिब्रियम इस तरह से शिफ्ट होगा। तो प्रेशर इंक्रीज कर दिया, इट मींस क्या हुआ, प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है, या फिर क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल क्लोज आने चाहिए। मॉलिक्यूल भी तो क्लोज आके इस इफेक्ट को अंडू कर सकते हैं ना, क्योंकि मॉलिक्यूल क्लोज आएंगे, ठीक है। और हम जानते हैं कि वाटर के अंदर सॉलिड का वॉल्यूम ज़्यादा होता है और लिक्विड का वॉल्यूम कम होता है। मींस यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ज़्यादा क्लोज होते हैं। दोबारा से सुनना, सॉलिड में क्या होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है। वाटर के केस में तो लिक्विड में मॉलिक्यूल क्लोज हैं
मैंने प्रेशर इंक्रीज किया, कैसे करेगा, इस इफेक्ट को किस तरफ ले जाएगा कि जिससे प्रेशर कम हो जाए, और कम क्या होगा, मॉलिक्यूल क्लोज हो जाए। इट मीन्स क्या होगा कि जब मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लिक्विड की तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। जो हमारी थर्ड एप्लीकेशन है वो है डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन वाटर या फिर अदर सॉल्वेंट, क्योंकि डिसोल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। थर्ड जो एप्लीकेशन है वो क्या है, डिसोल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, डिसोल्यूशन पे। अब मैं पहले बात करता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसोल्व किया जाता है, वाटर के अंदर डिसोल्यूशन देखी जाती है इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो क्या होता है, ये जो प्रोसेस है एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है। और हमने पढ़ा है टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होता है, एंडोथर्मिक साइड की तरफ। लेकिन ये साइड तो क्या है, एक्सोथर्मिक है। जब NH वाटर में डिसोल्व होगा मींस मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो एक्सोथर्मिक की तरफ तो नहीं जाएगा, मींस क्या होगा, NaH की डिसोल्यूशन क्या हो जाएगी, जो NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसकी डिसोल्यूशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर मैं बात करता हूं अमोनियम क्लोराइड की, अमोनियम क्लोराइड या फिर सोडियम नाइट्रेट की, ये जो इनकी जो डिसोल्यूशन देखे हैं वाटर के अंदर वो क्या है, एंडोथर्मिक है। हीट क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एंडोथर्मिक है। तो जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा, रिएक्शन किस तरफ जाएगी, जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा जो इक्विलिब्रियम है वो एंडोथर्मिक की तरफ जाएगा। मींस जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो इनकी डिसोल्यूशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जो ये हमारे अमोनियम क्लोराइड या फिर ये सोडियम नाइट्रेट जो हमारे कंपाउंड्स हैं, तो ये डिपेंड करता है कि डिसोल्यूशन इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड है फॉर एग्जांपल जैसे एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज किया, किस तरफ जाएगा, एंडोथर्मिक की तरफ। एंडोथर्मिक की तरफ जाने की वजह से NaH की जो डिसोल्यूशन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर इंक्रीज करने से। ये क्या है, एप्लीकेशंस हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल की। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक वैन होफ इक्वेशन या फिर रिएक्शन आइसोकोर, या फिर क्या, रिएक्शन आइसोकोर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वैन होफ इक्वेशन या फिर रिएक्शन आइसोकोर। हम पढ़ चुके हैं कि फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन है, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। क्या रिलेशन होता है, डेल्टा G नोट इज इक्वल टू माइनस का RT ln K। ये हमने रिलेशन पढ़ लिया था। Kp अगर प्रेशर की टर्म में देख रहे हैं तो ये हमने रिलेशन पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इक्वेशन 1 मान लिया, एक और इक्वेशन डोहम इक्वेशन आपने पढ़ी होगी कि डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस T करली डेल्टा G डिवाइडिंग बाय करली T एट कांस्टेंट प्रेशर। ये गिब्स डोहम इक्वेशन आप पढ़ चुके होंगे। ये सिंपल रिलेशन हमें इसके अंदर यूज करना है। अगर इसी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा G नोट इज इक्वल टू डेल्टा H नोट प्लस T टेम्परेचर करली डेल्टा G नोट डिवाइडिंग बाय करली T एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो क्या होगा, करली डेल्टा G नोट डिवाइडिंग बाय करली T एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, इसको डेरिवेटिव करते हैं। देखो ये कांस्टेंट है, x और y का डेरिवेटिव करेंगे। इसको मैं पहले बाहर निकाल दूं, माइनस r को बाहर निकाल लिया, ठीक है।
अंदर क्या बच गया, टी और ln kp। तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरा एज सच, टी का डेरिवेटिव करेंगे 1 और दूसरा एज सच kp प्लस, अब दूसरे का डेरिवेटिव पहला फंक्शन एज सच, पहला क्या था टी, तो टी एज सच, अब दूसरे का डेरिवेटिव ln kp का क्या डेरिवेटिव हो जाएगा 1/kp, या फिर d ln kp लिख लेते हैं अपन सिंपल, d ln kp dt, ये क्या हो जाएगा दूसरे का डेरिवेटिव हो जाएगा। दोबारा से सुनो कैसे किया, r कांस्टेंट था, r मैंने बाहर ले लिया माइनस का r, t ln kp बच गया, तो पहला फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरा एज सच, फिर पहला एज सच, दूसरे का डेरिवेटिव। अब इसको सोल्व करके लिखते हैं तो क्या आ जाएगा देखना, करली डेल्टा जी नोट डिवाइडिंग बाय करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस आर एल एन के पी प्लस सॉरी माइनस आर टी डी एल एन के पी डिवाइडिंग बाय डी टी। अब इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन हमारी सेकंड आई है, इसको t से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो t से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, t करली डेल्टा जी नोट डिवाइडिंग बाय करली t एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको t से करेंगे माइनस का आर टी एल एन के पी प्लस सॉरी माइनस आर टी स्क्वायर डी एल एन के पी डिवाइडिंग बाय डी टी। अब ये ऊपर वाले रिलेशन रब कर रहा हूं मैं एक बार, इस इक्वेशन को याद रखिएगा, इसको यहाँ यूज कर लेते हैं कि डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस का आर टी एल एन के पी, और ये हमारे पास लिखा हुआ माइनस का आर टी एल एन के पी, तो यहाँ पे डेल्टा जी नोट भी पुट कर सकते हैं, तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, डेल्टा जी नोट माइनस का आर टी स्क्वायर डी एल एन के पी डिवाइडिंग बाय डी टी। अब ऊपर को रब करते हैं ऊपर वाली सारी इक्वेशंस को, सिर्फ ये जो गिब्स डुहम इक्वेशन है इसको लिखा रहने दो, क्योंकि इसका यूज करना है मेरे को। तो हमारी इक्वेशन क्या आई, हमारी इक्वेशन आई टी करली डेल्टा जी डिवाइडिंग बाय जी नोट सॉरी करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट माइनस का आर टी स्क्वायर डी एल एन के पी डिवाइडिंग बाय डी टी। अब इस इक्वेशन को हम क्या करें, अब इस इक्वेशन को हम डेल्टा जी नोट को एक तरफ कर लेते हैं, या फिर गिब्स डुहम इक्वेशन, इस इक्वेशन को यूज करते हैं, इसको इक्वेशन मान लेते हैं थर्ड, ठीक है। इस फोर्थ को रीअरेंज करते हैं, एक बार नीचे वाले को रब कर दूं, जो रीअरेंज करना आसान हो जाएगा लिखने में, ठीक है। नीचे वाले को रीअरेंज करते हैं, तो देखो इसको कैसे किया मैंने, इसको लिख दिया डेल्टा जी नोट, डेल्टा एच नोट इस तरफ आएगा तो माइनस का डेल्टा एच नोट इज इक्वल टू टी करली डेल्टा जी नोट डिवाइडिंग बाय करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये हमारी इक्वेशन होगी फिफ्थ, ठीक है। ये क्या थी, गिब्स डुहम इक्वेशन थी, उसका यूज किया है, उसको मैंने क्या कर लिया, रीअरेंज कर लिया। अब फिफ्थ और थर्ड को कंपेयर करेंगे, जो ये साइड है टी करली डेल्टा जी नोट डिवाइडिंग बाय करली टी, ये सेम है, अगर ये सेम है तो ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, और डेल्टा जी नोट से, या फिर इसको इसके नीचे लिखते हैं, क्या आएगा देखना, फिफ्थ को इसके नीचे लिख रहा हूं भी आसानी से दिख सके आपको, कंपेयर हो जाएगी अच्छे से, डेल्टा जी नोट माइनस का डेल्टा एच नोट, ये आ गई। अब इनको कंपेयर करते हैं, ये सेम है, ये भी सेम है, तो ये दोनों भी क्या होंगी, सेम होंगी, इक्वल होंगी, मीन्स क्या आ जाएगा, जब इक्वेशन 3 और 6 को कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एच नोट इज इक्वल टू आर टी स्क्वायर डी एल एन के पी डिवाइडिंग बाय डी टी, ये हमारे पास रिलेशन आ गया है। आर टी स्क्वायर को इस तरफ ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एच नोट डिवाइडिंग बाय आर टी स्क्वायर डी एल एन के पी डिवाइडिंग बाय डी टी, ठीक है। अगर मान लो कंडीशन है कि हम प्रेशर क्या लेते हैं, मॉडरेट लेते हैं, प्रेशर की रेंज क्या है, मॉडरेट रेंज है प्रेशर की, प्रेशर हाई नहीं है ना ही ज़्यादा लो है,
क्या है, मॉडरेट रेंज है प्रेशर की, तो उस टाइम क्या होगा, जो हमारा डेल्टा जी नोट है वो किसके बराबर आ जाएगा, जो डेल्टा एच नोट है वो किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा एच के। मीन्स प्रेशर अगर हम मॉडरेट कंडीशंस का लेते हैं, ना हाई लेते हैं ना लो लेते हैं, तो डेल्टा एच नोट अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाता है डेल्टा एच के। तो हमारी ये रिलेशन जो आया था ये कैसा, यहाँ लिखते हैं कैसे हो जाएगा, डेल्टा एच डिवाइडिंग बाय आर टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एल एन के पी डिवाइडिंग बाय डी टी। हाँ इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 7th। अब इस 7th इक्वेशन की इंटीग्रेटेड फॉर्म निकालते हैं, हम इंटीग्रेट करते हैं इस इक्वेशन 7th को। इंटीग्रेट करते हैं इक्वेशन 7th को। देखो t की टर्म एक तरफ ले लेंगे, ठीक है, बाकी टर्म एक तरफ। तो t की टर्म एक तरफ लेते हैं, डी एल एन के पी डी टी इस तरफ आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एच डिवाइडिंग बाय आर टी स्क्वायर डी टी। इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो के पी 1 से के पी 2 डी एल एन के पी इज इक्वल टू T1 से T2, डेल्टा एच भी कांस्टेंट आर भी कांस्टेंट, बाहर अंदर क्या बच गया, dt डिवाइडिंग बाय टी स्क्वायर। सुनिएगा क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया, डेल्टा एच डिवाइडिंग बाय आर कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, dt डिवाइडिंग बाय टी स्क्वायर अंदर लिख दिया। और हम जानते हैं कि जो इंटीग्रेशन है वो डेरिवेटिव का उल्टा होता है, तो 1 बाय टी स्क्वायर, जो 1 बाय टी स्क्वायर है ये किसको डेरिवेटिव करने से आता है, भी किसका डेरिवेटिव करें भी 1 बाय टी स्क्वायर आ जाए, तो जब -1 बाय टी का डेरिवेटिव किया जाता है तो 1 बाय टी स्क्वायर आता है। दोबारा से सुनना, -1 बाय टी का जब डेरिवेटिव किया जाता है तो 1 बाय टी स्क्वायर आता है। अगर हम 1 बाय टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दें तो क्या आएगा, माइनस का 1 बाय टी आएगा, कि इंटीग्रेशन और जो डेरिवेटिव है अपोजिट हैं। तो और डी एल एन के पी का तो आसान ही है, डी एल एन के पी का इंटीग्रेशन करेंगे तो डेरिवेटिव हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एल एन के पी कंडीशंस के पी 1 के पी 2, क्योंकि डी डेरिवेटिव हट जाएगा इंटीग्रेशन करने से, ये किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा एच डिवाइडिंग बाय आर 1 बाय टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का 1 बाय टी, माइनस को हम बाहर ले लेते हैं, माइनस अंदर क्या आ गया, T1 से T2। सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, एल एन के पी 2 माइनस एल एन के पी 1, किस ऊपर वाली टर्म माइनस नीचे वाली टर्म इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा एच डिवाइडिंग बाय आर 1 बाय टी को कैसे 1 बाय T2 माइनस 1 बाय T1, और इसको लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, एल एन के पी 2 डिवाइडिंग बाय के पी 1, क्योंकि एल एन एक्स माइनस एल एन वाई किसके बराबर होता है, एल एन एक्स डिवाइडिंग बाय वाई। और इसको सोल्व करेंगे, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एच आर इज इक्वल टू 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, और हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, इंटीग्रेट करने के बाद जो हमारी इक्वेशन है वो आ जाएगी, इस नेचुरल लॉग को अगर सिंपल लॉग में चेंज करेंगे 10 जिसका बेस 10 होता है, तो लॉग Kp2 डिवाइडिंग बाई Kp1 2.303 से डिवाइड कर देंगे उस तरफ, तो क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या आ गया, वेन होफ इक्वेशन आ चुकी है। इसको याद रखेंगे और इसके बेस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो इस फॉर्मूले को याद रखना है कि मान लो आपसे डेल्टा एच पूछ लेंगे, T1 टेम्परेचर दिया हो, T2 टेम्परेचर दिया हो, Kp2 एट T2 दिया हो, मीन्स टेम्परेचर 2 पे दिया हो, Kp1 एट टेम्परेचर 1 पे दिया हो, तो आपसे डेल्टा एच की वैल्यू पूछी जा सकती है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है वेन होफ इक्वेशन इन टर्म ऑफ Kc। ये तो जो वेन होफ इक्वेशन थी किसकी टर्म में थी,
Kp की टर्म में थी, देखो Kp2 डिवाइडिंग बाय Kp1 आया था ना। अब हम जो वेन होफ इक्वेशन निकालेंगे वो निकालेंगे Kc की टर्म में, कि Kc मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन कैसा आएगा, लिख दो, यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं, अभी आपको पता चल जाए। इन टर्म ऑफ Kc जो वेन होफ इक्वेशन है वो निकालेंगे। Kp और Kc में रिलेशन क्या होता है, Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n। ये रिलेशन में मैंने पहले लेक्चर में बता दिया था, इक्विलिब्रियम का जब अपने पहला लेक्चर स्टडी किया था तो उस टाइम Kp और Kc के बीच में अपने रिलेशन निकाले थे। तो Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n, दोनों तरफ लोग लेंगे तो क्या आ जाएगा, ln Kp इज इक्वल टू ln Kc RT डेल्टा n। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ln Kc प्लस डेल्टा n आगे ln RT, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ln Kc प्लस डेल्टा n ln R प्लस डेल्टा n ln T। देखो ln x इंटू में y किसके कैसे लिख सकते हैं, ln x और y, ln x प्लस ln y, और जो पावर में भी होता है देखो ln x की पावर y मीन्स ऐसे है ln x की पावर y। इसको सोल्व करते हैं तो y को आगे ले आते हैं, तो इसको मैंने ऐसे ही किया है, जब इसको लिखेंगे ना तो डेल्टा n को मैं आगे ले आया हूँ और फिर इसको सिंपल लिख दिया है, मल्टीप्लाई में होता है ln x इंटू वाई ln x प्लस वाई, तो वैसे सोल्व कर दिया। अब इसको डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, d ln Kp डिवाइडिंग बाय dt, इसका क्या आ जाएगा, d ln Kc डिवाइडिंग बाय dt प्लस R गैस कांस्टेंट है तो क्या आ जाएगा, डेल्टा n भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है तो जीरो आ जाएगा डेरिवेटिव। डेल्टा n ln t का करेंगे तो डेल्टा n कांस्टेंट है और ln t का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/t मीन्स ये आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को जो हमने इससे पहले जो टॉपिक किया था, ठीक है, उसमें क्या इक्वेशन आई थी हमारी, d ln Kp इज डिवाइडिंग बाय dt इज इक्वल टू डेल्टा H नोट डिवाइडिंग बाय RT स्क्वायर। अभी जब हमने ये टॉपिक किया था इससे पीछे वेन होफ इक्वेशन सोल्व की थी उसमें ये रिलेशन आया था, उसके बाद हमने इसका इंटीग्रेशन करके इंटीग्रेटेड फॉर्म निकाली थी। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, क्योंकि दोनों की क्या है, लेफ्ट हैंड टर्म सेम है तो राइट हैंड टर्म भी क्या होगी, इक्वल होंगी। तो कैसे लिख देंगे, डेल्टा H नॉट डिवाइडिंग बाय RT स्क्वायर इज इक्वल टू d ln Kc डिवाइडिंग बाय dt प्लस डेल्टा n डिवाइडिंग बाय t। इस साइड के एक बार रब कर दूं मैं जो लिखा है अपने, इसको सोल्व करते हैं। ये जो राइट हैंड की टर्म इसको लेफ्ट हैंड में लेके आएंगे, यहाँ प्लस के तो यहाँ के क्या हो जाएगी माइनस की, इस तरफ लिखता हूँ तो क्या आएगा देखना, d ln Kc डिवाइडिंग बाय dt, इसको ऐसे ही लिख लिया इज इक्वल टू, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो डेल्टा H नॉट डिवाइडिंग बाय RT स्क्वायर माइनस का डेल्टा n डिवाइडिंग बाय t। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो टर्म है अकेली डेल्टा n डिवाइडिंग बाय t, इसको RT से मल्टीप्लाई करना है, RT से डिवाइड करना है। मैं इस तरफ सॉल्व कर रहा हूं, कैसे, इस डेल्टा n डिवाइडिंग बाय t को RT से मल्टीप्लाई करना है, RT से डिवाइड करना है, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा n RT नीचे क्या आ जाएगा RT।
मैंने क्या किया, जो टर्म लिखी है डेल्टा एन डिवाइडिंग बाय टी, इसको आर टी से मल्टीप्लाई, आर टी से डिवाइड, सॉल्व करेंगे डेल्टा एन आर टी इंटू में आर टी स्क्वायर, क्योंकि टी इंटू आर टी स्क्वायर। तो इसको पुट कर देते हैं, क्या लिखेंगे, डी एल एन के सी डिवाइडिंग बाई डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट डिवाइडिंग बाई आर टी स्क्वायर माइनस का डेल्टा एन आर टी डिवाइडिंग बाई आर टी स्क्वायर। एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, डी एल एन के सी डिवाइडिंग बाई डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस का डेल्टा एन आर टी इज इक्वल टू आर टी स्क्वायर। और एंथैल्पी की डेफिनेशन हमने पहले चैप्टर में पढ़ी हुई है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस का पी डेल्टा वी, और पी डेल्टा वी मीन्स पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, और पी डेल्टा वी किसके बराबर होता है, डेल्टा एन इंटू में आर टी। तो यहाँ पुट कर देंगे। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि डेल्टा एच नॉट स्टैंडर्ड में ले रखा है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या, डेल्टा एच नॉट डेल्टा यू नॉट प्लस डेल्टा एन आर टी। इसको टर्म को इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एच नॉट माइनस डेल्टा एन आर टी इज इक्वल टू डेल्टा यू नॉट। मीन्स क्या आ गया, डेल्टा एच नॉट माइनस डेल्टा एन आर टी इज इक्वल टू डेल्टा यू नॉट। तो यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, टी एल एन के सी डिवाइडिंग बाई डी टी इज इक्वल टू डेल्टा यू नॉट डिवाइडिंग बाई आर टी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वेन ऑफ इक्वेशन इन टर्म ऑफ के सी। इससे पहले किसके टर्म में थी, के पी की टर्म में थी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।